नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप मेरे साथ देखेंगे भारत की बात। मुकाबला कोई भी हो, आखिरी बाजी कई बार खेल पलट देती है। हरियाणा में बीजेपी की महाविजय के पीछे भी एक ऐसा ही दांव छिपा है। इस त्रिदेव फॉर्मूला इसे कहा जा रहा है। यह फॉर्मूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कार्यकर्ताओं को खुद दिया था। जीत का यह मंत्र उन्होंने राज्य में वोटिंग के 9 दिन पहले ही दे दिया था। साथ में कार्यकर्ताओं से यह भी कह दिया था कि इस चुनाव में महाविजय की गारंटी है। इसके साथ ही भारत की बात में आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का मिशन महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। साथ ही खबर इंडिया गठबंधन की, जिसमें अब कांग्रेस के सहयोगी हरियाणा की हार के बाद उसे आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के त्रिदेव फॉर्मूले की कर लेते हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के हजारों कार्यकर्ताओं से ऐसा क्या कहा था जिसने आखिरी दौर में बाजी पलट दी? आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। प्रचंड जीत का जो श्रेय है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। हरियाणा में बीजेपी की महाविजय चुनावी इतिहास में नए पन्ने की तरह है। लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। लेकिन इस विशाल जीत की पटकथा लिखने वाले को पूरा यकीन था कि एग्जिट पोल के अनुमान आखिरकार धड़ाम होकर रहेंगे। वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। इस प्रचंड विजय के पीछे पीएम नरेंद्र मोदी का वो फॉर्मूला बताया जा रहा है जो उन्होंने वोटिंग की तारीख यानी 5 अक्टूबर से करीब 9 दिन पहले 26 सितंबर को ही पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं को दे दिया था। इस तारीख को प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के 4000 शक्ति केंद्रों पर मौजूद बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे थे। मेरा पक्का विश्वास बन गया और मैं ये मीडिया रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहा, मैं सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं कह रहा। मैं हरियाणा के में धरती पर काम कर करके निकला हुआ कार्यकर्ता हूं और मेरा पक्का विश्वास बना है कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी को फिर से एक बार सेवा करने का मौका देना तय कर लिया है। दरअसल हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी को यह फीडबैक मिला था कि बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश में नहीं हैं। वे अभियान को तेजी से आगे नहीं बढ़ा पा रहे। इसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने बूथ कार्यकर्ताओं से सीधे बात करने का फैसला किया। ये बात पक्का है, चुनाव जीतने मेहनत करनी है। बूथ जीतने के लिए बूथ जीतने का ही काम है। मोदी की तरफ से एक ही काम है, बूथ जीतो, पोलिंग बूथ जीतो। पोलिंग बूथ में भाजपा का झंडा झुकने नहीं देना है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिए गए फार्मूले को त्रिदेव फार्मूला बताया जा रहा है, जिसका मकसद था बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और बूथ पालकों को जबरदस्त तरीके से सक्रिय करना, जिसके बाद जोश से लबरेज कार्यकर्ताओं ने बूथ जीता और पार्टी ने प्रदेश जीत लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है। हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की माने तो नई रणनीति ने साइलेंट वोटर्स को भी बीजेपी के पक्ष में मोड़ दिया। इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है, साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने। पहले भी कई चुनावों में बीजेपी ने त्रिदेव फॉर्मूले का सफल प्रयोग किया है, लेकिन हरियाणा की कामयाबी ये बताती है कि आखिरी दौर में इसने पूरी बाजी को ही पलट दिया। बीजेपी के खेमे में अभी हरियाणा की जीत का जश्न थमा भी नहीं है कि पीएम मोदी ने नया लक्ष्य तय कर दिया। यह है मिशन महाराष्ट्र। इसके लिए प्रधानमंत्री ने आज हिंदुत्व की हुंकार भरी। कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए उसे हिंदुओं को जातियों में बांटने वाली पार्टी करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब महाराष्ट्र में हरियाणा से भी
बड़ी जीत हासिल करनी है। हरियाणा में महाविजय के बाद शुरू हो गया है प्रधानमंत्री मोदी का मिशन महाराष्ट्र। हरियाणा के चुनावी नतीजे के 24 घंटे भी नहीं हुए और प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर दिया है महाराष्ट्र में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत का लक्ष्य। महाराष्ट्र के लोगों को देश के विकास को सर्वोपरि रखते हुए एकजुट होकर बीजेपी महायुति के लिए वोट करना। हरियाणा तर भाजपा जिंकली, महाराष्ट्र यापेक्षा मोठा विजय मिलवायचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र को 7600 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी, 10 मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली उद्घाटन किया और इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में चुनावी जंग का बीजेपी का फॉर्मूला भी तय कर दिया। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। पीएम मोदी ने इस हिंदुत्व हुंकार के बाद कांग्रेस पर धर्म के नाम पर दोरंगी नीति अपनाने का आरोप लगाया। पूछा कि मुस्लिम जातियों पर चुप्पी और हिंदुओं की जातियों को लड़ाने का काम कांग्रेस क्यों करती है। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। पीएम मोदी के इस तीखे हमले से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई। तीखा पलटवार सामने आया। इस देश को बांटने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी पार्टी ने और उनकी सरकार ने किया है। इस देश को जोड़ने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, आगे भी करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। किसको बांटना चाहते हैं आप 85% मेजोरिटी को आप इकट्ठा करना चाहते हो। किसके खिलाफ इकट्ठा करना चाहते हो? कौन है दुश्मन आपका? और अब बात करते हैं हरियाणा के चुनाव नतीजे के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर बदलते सियासी समीकरण की, क्योंकि अब गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस को तेवर दिखा रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना, सब के सब कांग्रेस को गठबंधन धर्म पर नसीहतें दे रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर एक दिन की गर्द पड़ी, लेकिन हिली हुई साख पर सहयोगियों के आंख दिखाने का सिलसिला नहीं थमा। महाराष्ट्र चुनाव से पहले सबसे तगड़ा प्रहार किया उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने। पार्टी के मुखपत्र सामना में सीधे कांग्रेस संगठन को कमजोर बताया गया और लगे हाथ पार्टी को अति आत्मविश्वास का शिकार भी बता डाला। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। कुछ बातें ऐसी है जो हरियाणा में हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो महाराष्ट्र में हमको दुरुस्त करनी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 1 से 13 सीट पर पहुंची कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में अपना किरदार बड़ा करना चाहती थी, इसलिए उसे संजय राउत की बात चुभ गई। अब वो कौन से आधार पे लिखने का करके लिखा है हमें क्या पता। सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को ये एलिगेशन नहीं लगा सकते। तो आपत्ति है। चुनाव से पहले महाविकास आघाडी में मची इस तूतू मैमे पर बीजेपी चुटकी ले रही है। कालपर्यंत आम्ही एकत्रित आहोत म्हणणारे, हम साथ साथ है म्हणणारे, आज आता हम तुम्हारे है कौन कसे म्हणायला लागले। हरियाणा की हार ने कांग्रेस के लिए चुनौती सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बढ़ाई है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दूसरे राज्यों में भी तेवर दिखा रहे हैं। सारे सहयोगियों को उन सबकी मदद लेनी चाहिए थी। चाहे भले ही कितना चुनाव जीत रहे हो आप, फिर भी अपनी जीत को बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए। यही हाल जम्मू कश्मीर की सत्ता संभालने जा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस और हरियाणा की 88 में से 87 सीट पर जमानत जब्त करवा चुकी आम आदमी पार्टी का है। कांग्रेस के लिए सब नसीहत का पिटारा खोल कर बैठे हैं।
गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए, उन्होंने क्यों नहीं किया। अब उनके बहुत सारे बयान उनके नेताओं के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, हमको कुछ समझते ही नहीं थे। जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। और अब बात समाजवादी पार्टी की, जिसने उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। और दिलचस्प बात यह कि उसने इसके लिए अपने सहयोगी दल कांग्रेस से कोई मशवरा नहीं किया। कांग्रेस नेताओं ने यह बात कैमरे पर कबूल की। अखिलेश यादव के इस फैसले की टाइमिंग हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद की है, इसीलिए इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी में उपचुनाव वाली 10 विधानसभा सीटें, इनमें 6 पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमसे तो सीटों पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। 4 सीटें बची, उनमें तो ले लेंगे ना चारों। सर कोई अब ये जो प्रभारी ने जो बात कही है, उस बात पे पूरी की पूरी तो जैसे उसको मानेंगे, अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। आगे जो गठबंधन क्या बना रहेगा, क्या निश्चित तौर से बना हुआ है, बना रहेगा। कसम गठबंधन में बने रहने की खाई जा रही, लेकिन कसक को पर्दे में रखा जा रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने फैसला अचानक ले लिया। वो भी तब लिया जब हरियाणा में करारी चुनावी हार के झटके से आहत कांग्रेस के नेता नतीजे के विश्लेषण में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी ने जिन 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, उनमें 5 प्रत्याशी दिग्गज नेताओं के परिवार से ही हैं। करहल से तेज प्रताप यादव, जो अखिलेश यादव के भतीजे हैं। सीसामऊ से नसीम सोलंकी, जो पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, जो अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। कटेहरी से शोभावती वर्मा, जो अंबेडकर नगर से पार्टी के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है। मझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद, जो एसपी के नेता और भदोही से सांसद रह चुके रमेश बिंद की बेटी हैं। इसके साथ ही फूलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। मतलब फैसला हरियाणा में कांग्रेस को लगे झटके के बाद हुआ, कांग्रेस को लिस्ट जारी करने से पहले बताया तक नहीं गया। दुर्भाग्यवश अभी जब आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसका जवाब मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि इस प्रक्रिया के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। अब उपचुनाव की 10 में से 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। ये मुरादाबाद की कुंद्रकी, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और गाजियाबाद की गाजियाबाद शहर सीट है। सूत्रों की माने तो एसपी कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा मीरापुर और गाजियाबाद शहर की सीट दे सकती है। 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी भाजपा को से आगे रही है। 4 सीटों बाकी हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बातचीत हुई है। और अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां सीएम के बंगले पर हाई वोल्टेज सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री के बंगले को पीडब्ल्यूडी ने सील कर दिया है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी जंग का नया मोर्चा खुल गया। आम आदमी पार्टी के निशाने पर एलजी भी हैं। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को यह बंगला खाली किया था और दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी 7 अक्टूबर को इसमें शिफ्ट हुई। लेकिन आज एक कार और ठेले में उनका सामान सीएम हाउस से बाहर कर दिया गया। तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा, कैसे ठेले पर लादकर मुख्यमंत्री का सामान बाहर कर दिया गया। दरअसल केजरीवाल के बंगला खाली करने और आतिशी को बंगला हैंडओवर किए जाने पर विवाद है। बीजेपी का आरोप ये बंगला केजरीवाल ने खाली ही नहीं किया था। हालांकि केजरीवाल जिस दिन इस बंगले से शिफ्ट हुए थे, उस दिन एक वीडियो सामने आया था और किस तरीके से इस पूरे मामले में राजनीति गर्म है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आखिर केजरीवाल के पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को झुकना पड़ा कि केजरीवाल की इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को अवैध रूप से कब्जा करवाया। इसके पीछे की साजिश क्या है? पोजेशन सरेंडर क्यों नहीं किया पीडब्ल्यूडी को? अब जब जीत नहीं पा रहे हैं तो कह रहे मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा कर लो। वो प्रमाण पत्र है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने घर को खाली कर दिया। मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी जी को उस आवास में जाना था, तो उन्होंने मुख्यमंत्री का आवास आतिशी जी को अलॉट नहीं किया जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।